चैप्टर 10 मुकाबला और सच। बहुत जल्द एक महीने का वो समय बीत गया जो अभिजीत ने आकर्ष को दिया था। आखिरकार वो दिन आ गया जब आकर्ष और अभिजीत अखाड़े में एक दूसरे का सामना करने वाले हैं। सभी के सामने में सभी के मन में इस समय केवल एक ही सवाल था कि आज के मुकाबले में क्या होने वाला है। और सब लोगों के विचारों से दूर आकर इस समय दिव्य जल मिलाए पानी से नहा रहा था। पिछले एक महीने से उसने उस पूरे दिव्य जल का इस्तेमाल कर लिया था जो उसके पास था। नहाने के बाद आकर शीशे के सामने खड़ा हो गया और अपने शरीर को देखने लगा। उसके शरीर पहले की तुलना में काफी मजबूत हो गया था। वो अपने शरीर में दौड़ रही ऊर्जा को महसूस कर पा रहा था। अपने शरीर में आए इन बदलावों को देखने के बाद आकर्ष पूरी तरह से संतुष्ट हो गया। हकीकत एक महीने के कड़े अभ्यास के बाद उसका शरीर अभिजीत का सामना करने लायक बन गया था। नहाने के बाद आकर्ष ने काले रंग के कपड़े पहने जो उसके नए रूप को और भी ज्यादा आकर्षक बना रहे थे। वो अब पहले इसके जैसे कमजोर नहीं दिख रहा था। आकर्ष अपने ख्यालों में खोया हुआ था तभी उसकी एक आवाज सुनाई दी। मालिक, क्या आप तैयार हो चुके हैं? यह आवाज दिया की थी जो अभ्यास कर रहा था। यह आवाज दिया अभ्यास कर रहा था इसलिए दिया उसे बुलाने आई थी। दिया की आवाज सुनकर आकर्ष अपने ख्यालों से बाहर आया। उसने अपना जरूरी सामान लिया और कमरे के दरवाजा खोला। कमरे के बाहर दिया खड़ी थी जिसने आकर्ष को देखते ही अपनी नजरें नीचे कर ली। आकर्ष को देखने के बाद उसे बार बार वही दृश्य याद आ रहा था जब आकर्ष उसे चक्र सक्रिय करना सिखा रहा था। आकर्ष ने जैसे ही दिया की ओर देखा तो वह उसे देखते ही रह गया। दिया ने इस समय हरे रंग के कपड़े पहन रखे थे जो उसको और भी ज्यादा आकर्षक बना रहे थे। थोड़ी देर दिया को ध्यान के बाद आकाश ने अपने आप को संभाला और दिया से पूछा, दिया तुम यहाँ कैसे? क्या तुम्हें मेरी कोई मदद चाहिए? दिया ने जब देखा कि आकाश उसे एक तक देख रहा है तो उसका चेहरा शर्म और भी ज्यादा लाल हो गया। पिछले एक महीने के दौरान दिव्य जल के कारण दिया का शरीर काफी विकसित हो गया था। दिया ने अपने नजर छुपाते हुए आकर से कहा, मालिक, मालकिन पहले ही अखाड़े की तरफ जा चुकी है। उन्होंने मुझसे कहा था कि मैं जल्द ही जाकर आपको मुकाबले के बारे में याद दिला दूं, पर मुझे क्या पता था कि आप पहले से ही मुकाबले के लिए तैयार हैं। दिया की बात सुनकर आकर्ष मुस्कुराने लगा। दिया आकर्ष और उनकी माँ के साथ पिछले एक महीने से रह रही थी। इतना समय एक साथ रहने के बाद भी दिया खुलकर आकर्ष से बात नहीं कर पाती थी। बात करना तो दूर, वह तो उसके से नजरें भी नहीं मिला पा रही थी। आकर यही सब सोच आकर ये सब सोच रहा था तभी उसका ध्यान दिया के बदलती ऊर्जा स्तर पर गया। उसने आश्चर्य से भरी आवाज में पूछा, दिया, क्या तुम शारीरिक मंडल के दूसरे स्तर में प्रवेश कर चुकी हो? इसके लिए मैं आपको की आभारी हूँ मालिक। अगर आपने अपना अपना बनाया हुआ दिव्य जल मुझे नहीं दिया होता तो दूसरे स्तर की बात तो दूर, मैं शायद अभी तक एक योद्धा भी नहीं बन पाती। दिया ने अपना आभार प्रकट करते हुए आकर्ष से कहा। तो आकर्ष हल्का सा मुस्कुराते हुए बोला, मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ कि तुम दूसरे स्तर में प्रवेश कर चुकी हो, पर सिर्फ दिव्य जल से दूसरे स्तर में प्रवेश करना इतना भी आसान नहीं है। तुमने खुद भी मेहनत की है इसलिए तुम इस मुकाम पर पहुंची हो। लगती है मेरी बर्फीली तलवार की तकनीक तुम्हारे लिए ज्यादा उचित है। जब क्योंकि तुम योद्धा बन चुकी हो तो इस तकनीक को इस्तेमाल करने के लिए तुम्हें एक तलवार की जरूरत भी होगी। बाद में तुम मेरे साथ बाजार चलना ताकि मैं तुम्हारे लिए एक तलवार खरीद सकूं। दिया ने थोड़ा सा उदास होते हुए आकर से पूछा, मालिक, आपने कहा था कि आप बर्फीली तलवार तकनीक मेरे लिए सबसे ज्यादा उचित है। क्या इसका मतलब यह है कि मैं कोई दूसरा तलवार तकनीक नहीं सीख सकती? नहीं, ऐसा नहीं था। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें दूसरी तकनीक भी दिखा सकता हूँ। क्या तुम सीखना चाहती हो? हाँ बिल्कुल, दिया ने बिना किसी जेरी के तुरंत जवाब दिया। मुझे डर था कि कहीं कहीं आकर अपनी बात से पलट ना जाए। ठीक है, तो आज मुकाबले से लौटने के बाद मैं तुम्हें दूसरी युद्ध कला सिखाऊंगा। इतना कहकर आकर्ष ने दिया का हाथ पकड़ा और अखाड़े की ओर चल दिया। आकर ने जैसे ही दिया का हाथ पकड़ा तो दिया का उदास चेहरा खिल उठा। मिश्रा परिवार के सभी सदस्य जिन्होंने आकर और दिया को एक साथ देखा वे उन्हें ईर्ष्या करने से खुद को रोक नहीं पाए। दिया इस समय 15 साल की जरूरत थी और दिव्य जल के कारण उसका शरीर कुछ इस प्रकार से विकसित हो हुआ था कि जैसे वे 20 साल की हो। लड़के तो लड़के, यहाँ तक कि लड़कियां भी दिया की सुंदरता से आकर्षित होने से खुद को रोक नहीं पा रही थी। मिश्रा परिवार का युद्ध गृह इस समय लोगों से भरा हुआ था क्योंकि अभिजीत पूरे परिवार का एक प्रतिभाशाली सदस्य था। इस कारण परिवार के बड़े बुजुर्गों ने उसका और आकर्ष का मुकाबला एक विशेष अखाड़े में करवाने का सोचा। ये अखाड़े हरे रंग के चंकम पत्थरों से बना हुआ था जिसमें सिर्फ विशेष स्थिति में ही मुकाबला करवाया जाता है। अब क्योंकि दोनों प्रतिद्वंदी परिवार के एल्डर के बेटे थे इस कारण दोनों का मुकाबला इस अखाड़े में आयोजित किया गया था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि परिवार के दो छोटे हिस्सों के मुकाबले को देखने के लिए सभी एल्डर आज यहाँ इकट्ठा होंगे। सही कहा, सिर्फ एल्डर ही नहीं बल्कि परिवार के वे सभी लोग
जो व्यापार के लिए दूसरे शहर गए हुए थे, आज ये मुकाबला देखने के लिए वापस सांची कस्बे में आए हैं। इतने लोग तो सब भी इकट्ठे नहीं होते जब परिवार में किसी की शादी हो। जहाँ तक मुझे लगता है, यहाँ सब लोग इसलिए आए हैं क्योंकि सातवें एल्डर ने कुल प्रमुख और पहले एल्डर को इस मुकाबले को देखने के लिए आमंत्रित किया था। अगर ये सब लोग नहीं आते तो ये कुल प्रमुख का अपमान होता। अखाड़े के चारों तरफ सभी दर्शकों के बैठने का इंतजाम किया हुआ था। कुछ लोगों ने तो ऐसे स्थान को चुन लिया था जहाँ से मुकाबले को अच्छी तरह से देखा जा सके। ये सभी लोग परिवार के वे सभी खड़े लोग थे जिन्होंने व्यापार और युद्ध कलाओं से परिवार को जोड़ा रखा था। इन सभी के बीच में पिछड़ा परिवार के कुल प्रमुख वर्धन सिंह भी मौजूद थे। वर्धन सिंह के पास कुछ चुनिंदा स्थानों की छोड़कर बाकी सब स्थानों पर मित्रा परिवार के एल्डर अच्छे से बैठे हुए थे। सभी एल्डर के बीच रेवती भी मौजूद थी क्योंकि वह नौवीं एल्डर थी, इसलिए उसका स्थान किनारे पर था। रेवती का चेहरा इस समय भावहीन था, जैसे उसे आज के इस मुकाबले से कोई फर्क नहीं पड़ रहा हो। रेवती, तुमने अपने आप को अच्छे से संभाल रखा है। मुझे नहीं पता था कि तुम खुद पर इतना नियंत्रण रख सकती हो। सातवें एल्डर अमन ने एक कुटिल मुस्कान के साथ रेवती से कहा। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उससे पहले ही पता हो कि आज मुके मुकाबले का परिणाम क्या होने वाला है। रेवती ने अमन की बात का कोई जब भी जवाब नहीं दिया। उसने अमन को ऐसे नजरअंदाज किया जैसे वहां पर है ही नहीं। बस मैं भी देखता हूँ कि तुम कब तक मुझे नजरअंदाज कर पाती हो। जल्दी तुम्हारा ये घमंड टूट जाएगा जब मेरा बेटा अभिजीत तुम्हारे बेटे आकर्ष को सभी के सामने हराएगा। अमन ने गुस्सा होते हुए अपने आप से कहा। उसे अभिजीत पर पूरा भरोसा था कि उसका बेटा आकर्ष को आज जरूर मारेगा। अगर आज आकर्ष बच भी जाए तो भी वह ऐसी हालत में होगा कि जिंदगी भर बिस्तर से उठ नहीं पाएगा। प्रणाम वरिष्ठ, प्रणाम वरिष्ठ। सभी दर्शकों के बीच से एक बुजुर्ग व्यक्ति बाहर निकला और कुलप्रमुख वर्धन सिंह की ओर आने लगा। ये बुजुर्ग व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि मिश्रा परिवार का पहला एल्डर अमर सिंह था। इस दुनिया में परिवार के पहले एल्डर को सम्मान देने के लिए उनके नाम और पद के स्थान पर वरिष्ठ कहा जाता था। अमर सिंह मिश्रा परिवार का नाम सिर्फ सबसे ताकतवर योद्धा था, बल्कि वह पूरे मिश्रा परिवार का एक मान नौवा स्तर का वैद था। सवाली मादी में उन्हें लोगों को वैद माना जाता था जो वैद के 9वें स्तर में प्रवेश कर चुके हों। वैद बनना तो बहुत मुश्किल काम था। कहा जाता है कि 1000 चक्र मध्य मंडल के योद्धाओं में से केवल एक योद्धा ही वैद बन पाता है, क्योंकि वैद बनने के लिए किसी भी योद्धा को युद्ध कलाओं के साथ सभी जड़ी बूटियों और रसायनों का ज्ञान भी प्राप्त होना चाहता होता था। इसका मतलब था कि वह योद्धा युद्ध कला न अच्छे से अभ्यास नहीं कर पाता था और बिना अभ्यास के उसके शरीर में मौजूद ऊर्जा अगले मंडल में प्रवेश नहीं कर सकती थी। सांची कस्बे के तीनों शक्तिशाली परिवारों के बाद एक एक 9वें स्तर का वैद मौजूद था और केवल मिश्रा परिवार ही एक ऐसा परिवार था जिनके जिनके खुद के परिवार को सदस्य वैद था। बाकी दोनों परिवार के बाद जो वैद थे उन्हें पैसों के बदले बुलाया गया था, यानी वे दोनों वैद अपनी इच्छा से जब चाहें उन दोनों परिवारों को छोड़कर जा सकते थे। अमर सिंह धीरे धीरे चलते हुए वर्धन सिंह के पास वाले स्थान पर बैठ गए और अखाड़े की ओर देखने लगे। अभिजीत अब वरिष्ठ भी आ चुके हैं, तो तुम जल्दी से अखाड़े में प्रवेश करो और मुकाबला शुरू करो। अमन ने एक तेज आवाज में अभिजीत से कहा। अपने पिता का आदेश मिलते ही अभिजीत अखाड़े की ओर जाने लगा। वरिष्ठ भी आ चुके हैं और अभिजीत भी अखाड़े में प्रवेश कर चुका है। फिर ये आकर्ष कहाँ रह गया? वह अभी तक क्यों नहीं आया? ये आकर्ष अपने आप को समझता क्या है? वह हम सब के साथ वरिष्ठ को भी इंतजार करवा रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आकर्ष अभिजीत से मुकाबला करने से डर रहा है और कहीं जाकर छुप गया है? एक एक करके मिश्रा परिवार के सभी सदस्य आकर्ष के बारे में बात करने लगे। रेवती, अब तो वरिष्ठ भी आ चुके हैं। तुम्हारा बेटा आकर्ष कहाँ रह गया? कहीं ऐसा तो नहीं कि वह अभिजीत का सामना करने से डर रहा है? अमन ने जानबूझकर तेज आवाज में रेवती से कहा ताकि उसकी आवाज सभी को सुनाई दे सके। तुम इसकी चिंता मत करो अमन। जब मेरे बेटे ने तुम्हारे बेटे की चुनौती स्वीकार की है तो वह उसका सामना करने भी जरूर आएगा। रेवती ने हल्का गुस्सा करते हुए अमन से कहा। रेवती, मुझे लगता है कि हमें एक मुकाबला करवाने की कोई भी जरूरत नहीं है। तुम्हारे बेटे की जगह तुमने अखाड़े में प्रवेश करना चाहिए। इस तरह कम से कम तुम अपने बेटे को चोट लगने से तो बचा पाओगी। परिवार के छठे एल्डर आशुतोष, जिसके चेहरे पर एक बड़ी सी घाव का निशान था, अमन का पक्ष लेते हुए रेवती से कहने लगा। आशुतोष, तुम्हारी बातों से लग रहा है कि तुम्हें अभिजीत के जीतने पर पूरा भरोसा है। पांचवें एल्डर सोमदत्त ने रेवती का पक्ष लेते हुए आशुतोष से पूछा। ये तो भरोसा की क्या जरूरत है? ये तो सभी जानते हैं कि अभिजीत आकर्ष से कितना ताकतवर है, पर शायद तुम्हारी आंखों में सच्चाई देखने की काबिलियत नहीं है। आशुतोष ने सोमदत्त का मजाक उड़ाते हुए आशुतोष, अगर ऐसा है तो तुम मेरे साथ एक शर्त क्यों नहीं लगाते? अगर अभिजीत जीता तो मैं तुम्हें 500 चांदी के सिक्के दूंगा, और अगर आकर जीता तो तुम मुझे 500 चांदी के सिक्के देना। क्या कहते हो?
सोमदत्त की बात सुनकर सभी एल्डर और आश्चर्य से उसकी ओर देखने लगे, क्योंकि मिश्रा परिवार में एल्डर्स को हर महीने उनके खर्चे के लिए केवल 20 चांदी के सिक्के मिलते थे। यानी जिन 500 चांदी के सिक्कों को सर सोमदत्त इस समय लगा रहा था, उन्हें इकट्ठा करने में उसे कोई वर्षों का समय लगा होगा। मिश्रा परिवार के कुल मुखिया वर्धन सिंह और वरिष्ठ अमर सिंह भी हैरानी के साथ सोमदत्त को देखने लगे। सोमदत्त की बातों से यह स्पष्ट था कि उसे आकर्ष के जीतने पर पूरा भरोसा था। बहुत सोचने वाली बात यह थी कि सोमदत्त को आकर्ष पर इतना भरोसा क्यों था? क्या आकर्ष का कोई ऐसा रहस्य था भी था जिसके बारे में केवल सोमदत्त जानता था? वहीं दूसरी तरफ सोमदत्त की शर्त सुनकर आशुतोष की आंखों में लालच से चमक उठी। आशुतोष को वास्तव में जुआ खेलना बहुत पसंद था। सोमदत्त की शर्त सुनकर उसे ऐसा लग रहा था कि सोमदत्त उसे चांदी के सिक्के उपहार में दे रहा है। मगर समस्या यह थी कि आशुतोष के पास इस समय 500 चांदी के सिक्के ही मौजूद नहीं थे। क्या हुआ आशुतोष? क्या तुम्हें हारने से डर लग रहा है? मुझे लगता है तुम्हें भी अपनी माँ से कहना चाहिए कि मैं मेरे साथ शर्त लगाए। इससे तुम भी चांदी के सिक्के गंवाने से बच जाओगे। सोमदत्त ने रेवती की बेइज्जती का बदला लेते हुए आशुतोष से कहा। सोमदत्त का कथन सुनकर आशुतोष का चेहरा तुरंत शर्म से लाल हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह सोमदत्त की बातों का अब क्या जवाब दे। उसने लाचारी से अमन की ओर देखा। आशुतोष चाचा, आप चांदी के सिक्कों को चिंता ना करें। मैं आपको 500 चांदी के सिक्के देता हूँ। इसके अलावा मैं अपनी तरफ से भी 500 चांदी के सिक्कों की शर्त सोमदत्त चाचा के साथ लगाना चाहता हूँ। सोमदत्त चाचा, क्या आप मेरे साथ शर्त लगाना चाहोगे? अभिजीत ने घमंड से भरी आवाज में कहा। अभिजीत की बात सुनकर सोमदत्त की थोड़ी हैरानी हुई, क्योंकि इतने सालों की बचत के बाद वह केवल 800 चांदी के सिक्के बचा पाया था। लेकिन अभिजीत को जो कि परिवार का मात्र एक शिष्य था, तुरंत 1000 चांदी के सिक्के पेश करने को तैयार था। अगर सोमदत्त ये शर्त हार जाता है तो अपने जीवन भर की पूंजी खो देगा। सोमदत्त के लिए फैसला कर पाना बहुत मुश्किल था कि वो क्या करे। एक तरफ भरोसा था तो दूसरी तरफ जीवन भर की पूंजी।